स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 7 की एसएसटी है। जियोग्राफी का चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का नेम है एयर। तो जैसे कि आपको नेम से ही लग रहा होगा कि बहुत ही फैमिलियर चैप्टर है, कॉमन चैप्टर है एयर। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा और आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम आज यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है एयर। तो स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ सराउंडेड बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारा अर्थ है वो चारों तरफ से एक ब्लैंकेट के रूप में घिरा हुआ है। किस चीज़ से? हवा से। मतलब कि वो क्या है? एटमॉस्फेयर है। जो हमारे चारों तरफ की जो हम सराउंडिंग अपने देखते हैं वो क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और जितने भी लिविंग बींग्स अर्थ पे रहते हैं वो एटमॉस्फेयर पे, वो ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, इसी एटमॉस्फेयर पे वो डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए। इट प्रोवाइड अस एयर। ये हमें एयर देता है। ब्रेथ मतलब जो हमें हवा से ही हम सांस ले पाते हैं। और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। और यही है जो हमें सन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night। यही जो एटमॉस्फेयर है वो हमें दिन में हमारी बॉडी को सन की गर्मी से जलने से बचाती है और रात पे हमारी बॉडी को फ्रोज़न होने से जमने से भी बचाती है। ये जो एटमॉस्फेयर है, so it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable। और यही है जो अर्थ पे हमें मतलब अर्थ को रहने के लायक बनाती है कि हम अर्थ पे रह सकें। इसके टेम्परेचर को नॉर्मल करती है। अब यहाँ पे है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन मतलब है कि समझ लीजिए कि ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो डू यू नो दैट द अर्थ वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। तो क्या आपको पता है कि जो ये एयर है, जो आपके चारों तरफ जो आप सांस लेते हवा है, वो बहुत सारे गैसेस से मिलके बना है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 गैसेज। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? 2 गैसेज हैं। ठीक है, जो बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब मेन गैस मान लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन द लेसर क्वान्टिटीज़। मतलब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बाद ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब भी लेस क्वान्टिटी में यहाँ पे है हमारे एटमॉस्फेयर में। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज दे टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। और इन सब गैसेस के बाद कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जो हवा में मौजूद हैं। द पाई चार्ट गिव्स, जो चार्ट दिया हुआ है ये हमें बताएगा कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस कितनी मात्रा में है। ये देखिए, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन है 0.93% और ऑल अदर जो गैसेस हैं वो 0.4% में हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो ये देखिए नाइट्रोजन के बारे में दिया हुआ है। नाइट्रोजन के बारे में जो दिया है, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो हमारे एयर में सबसे ज़्यादा है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड इनहेल इट, बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। हम जब सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है तो कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन भी हमारे लंग्स तक जाता है, लेकिन प्लांट्स के ग्रो के लिए नाइट्रोजन की भी ज़रूरत पड़ती है। दे कैन नॉट टेक, जूम करके दिखाते हैं, दे नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो डायरेक्टली नहीं लेते हैं। बैक्टीरिया डेट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फ्रॉम सो प्लांट्स कैन यूज इट। वो जो क्या कह रहा है यहाँ पे, जो बैक्टीरिया होती है, जो रूट्स वगैरह प्लांट्स के होते हैं, उसमें नाइट्रोजन की कुछ मात्रा होती है। ठीक है, और वह चेंज होती है, चेंज होके प्लांट तक पहुँचती है। मतलब सॉइल वगैरह से नाइट्रोजन इनको मिलता है। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते हैं एटमॉस्फेयर से, उनको प्लांट के रूट से, सॉइल से मिलता है। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस होता है। ह्यूमन एंड एनिमल क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब जब वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तब। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कंस्टेंट इफ़ वी कट ट्रीज। और अगर हम ये देखेंगे, अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो जो ये ऑक्सीजन का बैलेंस है हमारे नेचर में, हमारे पूरे नेचर में ये बिगड़ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दूसरा इंपॉर्टेंट गैस है। जो ग्रीन प्लांट है वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अपना खाना बनाने के लिए और उसी प्रोसेस से वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन एंड एनिमल्स होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। मतलब कि कहने का है प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। मतलब प्लांट जो ऑक्सीजन हमें देते हैं और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमन और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन और एनिमल से निकलता है वो लगभग उसी अमाउंट में इक्वल होता है जितना कि प्लांट से ऑक्सीजन मिलता है हमको। मतलब कि ह्यूमन और एनिमल्स ये जो ऑक्सीजन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वो उसी अमाउंट में होता है जितना कि प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर निकालता है। ठीक है। हाउएवर द बैलेंस इज़ अपसेट बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूज़। लेकिन फिर भी जो इसका बैलेंस पहले बना हुआ था वो काफ़ी अपसेट हो चुका है। क्यों? बर्निंग ऑफ फ्यूज़, कोल एंड ऑयल के बर्निंग की वजह से। ठीक है। दे हैड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। और क्या है कि हम बहुत सारे यहाँ मतलब कह रहा है कि इसी वजह से हम बहुत सारे बिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में हम लोग क्या करते जा रहे हैं, मैच करते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और यही रीज़न है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है और जो हमारे अर्थ के वेदर को, क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है। आगे देखिए यहाँ एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हम इसमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो दीज आर ट्रोपोस्फेयर। इसके स्ट्रक्चर जो है 5 लेयर्स हैं इसमें। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है? दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये इंपॉर्टेंट सबसे लेयर होता है। इसकी हाइट जो होती है वो हमारे मतलब ग्राउंड से ये 30 km तक है। और जो हम द एयर वी ब्रेथ एग्जिस्ट है, जो हवा जो हम सांस लेते हैं वो इसी में आती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर। मतलब कि जो भी रेनफॉल होता है, फॉग, हेलस्टॉर्म होता है वो इसी लेयर में होता है। आगे देखिए स्ट्रेटोस्फेयर। कहने का मतलब था ऊपर कि कहने का मतलब था कि जो फॉग वगैरह देखते हैं ना, धुआं कोहरा, वो बस वहीं तक रहता है। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज स्ट्रेटोस्फेयर। अबव मतलब ऊपर, इनके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है ये 50 km की हाइट तक है। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। ये जो लेयर होता है ये क्लाउड से फ्री होता है और वेदर भी फिनोमिना जो हमने भी ऊपर पढ़ा फॉग वगैरह के बारे में, रेनफॉल से भी फ्री होता है। ठीक है। और ये जो लेयर होता है ये आइडियल होता है एरोप्लेन के फ्लाई करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर होता है स्ट्रेटोस्फेयर का वो होता है कि ये इसमें ओजोन गैस होती है। ठीक है। और जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन के हार्मफुल रेस से। आगे देखिए, आगे है मेसोस्फेयर। तो दिस इज़ अ थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर का, ये थर्ड लेयर है और ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है, 80 km तक है ये। और इट बर्न्स अप दिस लेयर एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। मेटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर। जो वहाँ स्पेस से मेटेरॉइड्स टूटते हैं वो कहाँ बर्न होते हैं? इसी में होते हैं। ठीक है। और फिर क्या है थर्मोस्फेयर। इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ने लगते हैं यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, मतलब उसी तरह टेम्परेचर भी आगे पीछे होने लगता है। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आइनोस्फेयर जिसका पार्ट है इट एक्सटेंड बिटवीन 800 से 400 km तक है। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। किस में हेल्प करता है? रेडियो के ट्रांसमिशन में ये हेल्प करता है। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। और इसी लेयर से जो ये रेडियो तरंगे होती हैं ना, रेडियो के जो वेव्स होते हैं वे कनेक्ट होते हैं और रेडियो हम लोग सुन पाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट, सबसे ऊपर अपर मोस्ट लेयर कौन सा है? एक्सोस्फेयर है। ये हवा का बहुत ही पतला लेयर है और लाइट गैस इसमें कौन कौन सी होती है? हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है। फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर, जो स्पेस में फ्लोट होती रहती है। आगे देखिए, आगे है वेदर एंड क्लाइमेट। तो इट इज़ गोइंग रेन टुडे, विल इट ब्रिंग अ सनी टुडे, हाउ मैनी टाइम्स वी हियर दिस फ्रॉम एनएसएस क्रिकेट फैंस।
speculating the fact of one day match. If we imagine our body to be radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. Weather is the art to our day-to-day condition of the atmosphere. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. Now, do you understand why we have daily weather forecast? देखिए, अब हम समझाते हैं weather and climate. तो वेदर एंड क्लाइमेट, जो हमारा वेदर होता है वो अक्सर चेंज होता रहता है. लिखा है ना कि वेदर इज़ द आर्ट टू आर्ट डे टू डे. मतलब जो वेदर होता है वो कुछ घंटों में भी बदल सकता है, कुछ दिन में भी. कभी कभी आप देखिए ये वेदर क्या है, हम आपको बहुत इजी वर्ड में बताते हैं. जैसे कि वेदर, आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको दिखता है कि बहुत ही सनी डे है. सनी डे मतलब बहुत धूप है, काफ़ी धूप चमक रही होती है. और फिर आप देखते हैं कि जैसे जैसे सुबह 10 o'clock 11 o'clock हुआ, उसके बाद धीरे धीरे धूप कम होने लगती है और मौसम बहुत ही ठंडा होने लगता है, धूप जाने लगता है. फिर आप 1 घंटे बाद ही देखते हैं कि बारिश होने लगती है. ठीक है, तो ये होता है हमारा वेदर. और कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन लगातार गर्मी पड़ने के बाद बारिश होने लगती है ना, तो वो हो गया डे टू डे. मतलब आज मौसम कैसा है कल भी वैसा ही रहेगा, ये डिपेंड करता है वेदर पे. मतलब किस अकॉर्डिंग हमारा वेदर रहेगा. और इसी जो चेंज होती है, मतलब जो घंटों में जो मौसम चेंज होता है और जो दिन प्रतिदिन आज दूसरा मौसम कल दूसरा मौसम जो चेंज होता है वही हम उसी को हम वेदर कहते हैं. ठीक है. और क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट मतलब कि एक फ़िक्स होता है. जैसे कि हम कहें कि हमारा इंडिया है तो हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है ना. अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ह्यूमिड नहीं है, वहाँ का कोल्ड है क्लाइमेट. और ऐसे ही अगर हम इंडिया के स्टेट्स की बात करें तो हर एक जगह का अलग अलग है. ठीक है. जैसे केरल है तो वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड है, तो समुद्र किनारे का एरिया है. तो इसी तरह से हर एक जगह का अलग अलग होता है. ठीक है. तो क्लाइमेट जो होता है फिक्स होता है. तो हम हमेशा किसी भी जगह के क्लाइमेट के बारे में पूछते हैं कि अगर आपको किसी जगह जाना है आउटिंग के लिए, मीन्स किसी दूसरे स्टेट में जाना है या किसी मतलब हिल स्टेशन जाना है, तो वहाँ पे सबसे पहले आप उसके क्लाइमेट के बारे में पता करते हैं. जैसे कि अगर जून या जुलाई में जा रहे हैं तो आप ये पता करते हैं कि इस मंथ में वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा. ठीक है. और अगर आपको पता चलता है कि वहाँ पे सनी होगा, मतलब काफ़ी गर्मी होगा, हॉट एंड ह्यूमिड है, तो आप अवॉइड करते हैं जाना. ठीक. आगे देखिए, फिर यहाँ पे है टेम्परेचर के बारे में देखिए. द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो टेम्परेचर आप डेली फील करते हैं वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर. जो हम हॉटनेस और कोल्डनेस फील करते हैं, मतलब हम कहते हैं ना आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंडी है, वो जो डिग्री फील करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट. जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वो सिर्फ दिन और रात में ही नहीं चेंज होता है, कभी कभी वो सीजन्स में भी चेंज हो जाता है. जैसे कि समर में आपको गर्मी लगती है, विंटर में ठंड लगती है. एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज आइसोलेशन. आइसोलेशन क्या होता है? तो इफेक्ट करता है ये. आइसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्टेड बाय द अर्थ. जो आइसोलेशन होता है वह सोलर एनर्जी होता है जो इंटरप्ट करता है अर्थ को. ठीक है. जो सन के पास से सनलाइट आती है उसको बोल रहा है. द अमाउंट ऑफ द आइसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. देखिए, जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ आते हैं तो ये जो सनलाइट सनरेज होती है, जो आइसोलेशन होता है वह डिक्रीज़ होता है, मतलब कि कम होता है. ये देखिए, देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर. ठीक है. नाउ डू वी अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो. अब हमें पता चल गया कि पोल्स जो होते हैं वो स्नो से कवर्ड क्यों होते हैं. इफ़ द अर्थ एट टेम्परेचर राइज टू हाई. अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, ठीक है, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. तो ये बहुत ही गर्म हो जाएगा कुछ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर. जो टेम्परेचर सिटीज़ में होती है वो गाँव के टेम्परेचर से काफ़ी हाई होती है. ठीक है. The concrete and the metals in the buildings and the asphalt of roads get heated up during the day. जो कंक्रीट होते हैं, मेटल्स वगैरह होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, ये सब रोड वगैरह दिन में क्या होते हैं? बहुत हीट होते हैं. दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट. और जो हीट होता है वो ड्यूरिंग द नाइट में रिलीज होता है. ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़.
ठीक है। और जो क्राउडेड हाई एरिया बिल्डिंग होते हैं वहाँ से भी कम एयर निकलता है जो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू।